वेलकम टू एमएससी क्लास। एमएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज से दोस्त हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के साइंस के क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस के साथ देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग होता है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भ्रूण। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग क्या होता है? भ्रूण। भ्रूण जो होता है बीज या कली का भाग होता है और इसी भ्रूण में से पौधे के पत्ती, तना और जड़ की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है, यानी कि कौन सा इसमें से ऑप्शन कौन सा ऐसा चीज है जो भोजन के दौरान जो खाते हैं तो उसमें क्या ऐसा चीज है जो हमको अधिक मात्रा में क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो देखिए ऐसे तो अगर इसमें तो दो को चीज दिया हुआ है, अगर ऐसा न रहे, अकेला रहे, तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देता है वो देता है वसा। मगर यहां देखिए दिया हुआ है क्या? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्त, नेक्स्ट सवाल है फुफुंदियों में पोषण की विधियां होती है। फुफुंदियों में पोषण की विधियां होती है। तो फुफुंदी जो होता है सड़े गले या मृत जीवों को क्या करता है? अपना शिकार बनाता है, यानी खाता है। तो ये जो होती है ये होती है क्या? मृत जीवी पोषण। कैसा होता है? मृत जीवी पोषण। कौन? फुफुंदियों में पोषण की क्या विधि होगी? मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण का ही क्या होता है? अथी है, डिफिनेशन है कि भाई जो सड़े गले पदार्थ को जो खाता है, वह जीव जो सड़े गले पदार्थ को खाता है उसको कहते हैं मृत जीवी पोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, यानी कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? देखिए ये देखिए हमारा कोशिका है, इसकी पूरा संरचना है। देखिए तो कोशिका के यहां देखिएगा, कोशिका के कोशिका द्रव में, कोशिका के कोशिका द्रव, देखिए ये कोशिका द्रव है। कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। तो आपसे पूछेगा कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। मैं आपको कुछ और कोशिका के बारे में बताता हूं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये सवाल पूछा गया है बिहार एसएससी में। तो वो है माइक्रोकोन्ड्रिया को। किसको? माइक्रोकोन्ड्रिया को, या इसको बोला जाता है ऊर्जा ग्रह। कोशिका के आत्म हत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। कभी कभी लाइसोसोम के खोजकर्ता को पूछ लेते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डवे ने। किसने? डी डवे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, नेक्स्ट सवाल देखिए, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखिए जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो पत्तियों में जो रंध्र है, पत्ती को जो आप जूम करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का भाग दिखेगा जो रंध्र है। ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। देखिए पत्ती है, पत्ती के बीच में क्या रहता है? रंध्र रहता है। रंध्र ही गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, यानी मान लीजिए कि क्या है? एक श्वसन अंग है। आपसे पूछेगा सवाल कि पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल के वजह से ही
पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल की वजह से ही पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखिए जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। तो रंध्र के द्वारा। यह आपसे पूछेगा कि बताइए पौधे में श्वसन अंग कौन सा है, तो क्या उत्तर दीजिएगा? रंध्र। क्या उत्तर दीजिएगा? रंध्र। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है क्या ब्रायोफाइटा में होते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा पहले आपको बता देते हैं पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग। पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग आता है क्या? ब्रायोफाइटा। आपसे पूछेगा पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन है, तो पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल कौन है? इसमें कौन है? मॉस और लीवरवर्ट। मॉस और लीवरवर्ट जो हैं ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का कौन उदाहरण है? मॉस एवं लीवरवर्ट। मॉस एवं लीवरवर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, नारियल के फल का प्रसार होता है। तो नारियल के फल का प्रसार होता है रेशा युक्त मीजोकॉर्प से। नारियल के फल का प्रसार होता है रेशा युक्त मीजोकॉर्प से। रेशा युक्त मीजोकॉर्प। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है क्या, दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? यानी कि जब दाब बढ़ाते हैं तो किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो सबसे पहले आपको क्वथनांक समझा देते हैं। वह न्यूनतम ताप, ध्यान से सुनिएगा, क्वथनांक होता क्या है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्त क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक देखिए, अंडा उंडा जब उबालते हैं तो हम लोग उसमें नमक डाल देते हैं। क्यों? आपसे पूछेगा कि जब हम किसी चीज को उबालते हैं, यानी अंडा वगैरह जब उबालते हैं तो उसमें नमक क्यों डालते हैं? तो नमक इसलिए डालते हैं ताकि उसका क्वथनांक क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे क्वथनांक बढ़ेगा तो अंडा क्या होगा? जल्दी उबलेगा। क्या होगा? जल्दी उबलेगा। चलिए तो दबाव किसी चीज, यानी कि दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? तो दबाव बढ़ाने से किसी अधिक पदार्थ का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ाने से क्या होगा? क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। और दबाव घटाने से क्वथनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरेगा। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? तो सबसे पहले अधिकतम की बात करें, शून्य में प्रकाश की चाल बहुत अधिकतम होती है। शून्य बोले या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो आपसे पूछेगा कि किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, तो आप बोलिएगा क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। सर कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए देखिए, शून्य के स्थान में से, यानी कि निर्वात में, क्या निर्वात में शून्य में प्रकाश की चाल कभी कभी पूछ देता है। देखिए इसी को कहते हैं क्या? निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या बताएं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद होगा किस चीज में? वायु में, क्योंकि निर्वात के बाद लगभग समान होता है क्या? वायु में। उसके बाद क्या होगा? पानी में। और सबसे कम जो ये दिया गया ऑप्शन है, सबसे कम होगा किसमें? कांच में। क्या होगा? कांच में। कांच में इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे कम होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। इनमें से कौन? यानी कि आप पहले के जो ट्यूब लाइट आते थे उसमें देखते होंगे वो चौक लगा रहता है। क्यों होता है? तो देखिए भाई, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए उसमें क्या रहता है? चौक रहता है। चौक देखिए, चौक रहता है तो क्या करता है? वो वोल्टेज को भी क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है। क्या करता है दोस्त? वोल्टेज को नियंत्रित करके रखता है मरकरी ट्यूब लाइट में। देखिए क्या कर रहा है, चौक का कार्य एक ट्यूब में आयनीकरण के लिए पर्याप्त उच्च वोल्टेज को
प्रेरित करना है और आयनीकरण की स्थापना और पदार्थ के बाद ट्यूब में वोल्टेज को क्या करना है, सीमित करना है। क्या करना है, वोल्टेज को सीमित करना है। इसलिए ट्यूबलाइट में हम लोग पहले के ट्यूबलाइट में चौक का प्रयोग करते हैं। अभी जो मरकरी आती है तो भाई अभी जो ट्यूबलाइट आती है तो एलईडी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है, बरसात की बूंद का गोल आकार होता है। जो भी कंपटीशन की तैयारी करते तो खींच के मारिएगा, ये सब जानते हैं कि बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। इसलिए सतही तनाव के कारण, सतही तनाव के कारण बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है अगला सवाल, एल्केलॉइड होते हैं। ऑप्शन क्या है, अम्ल जो कि पानी में घुलनशील है, अम्ल जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। जानते हैं ये इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है एल्केलॉइड, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पानी में घुलनशील क्षार को क्षारक कहते हैं। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं, क्षारक। तो क्षार जो कि पानी में क्या है, घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, करा है चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। चूने के पानी क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो भाई बनाता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर। पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा गैस उपस्थित रहता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस उपस्थित रहता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा गैस उपस्थित रहता है दोस्त, क्लोरीन गैस। देखिए इसका क्रिया, चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 बना लिया कि CaOCl2, यही तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 प्लस H2O बनाएगा, यहाँ 5H2O, H5O लिखा हुआ है, H2O यानी कि बुझा हुआ चूना क्लोरीन से ब्लीचिंग क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। चूने का पानी जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल करा, मेंडलीपी के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी। यानी कि जब मेंडलीपी की जिस समय मेंडलीपी थे जो आवर्त सारणी बना रहे थे, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। चलिए देखिए दोस्त, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी। कितनी थी, 63। अब देखिए यही जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी नहीं है, मेंडलीपी की आवर्त सारणी है, देखिए कुछ इस प्रकार थी। उन्होंने, मेंडलीपी ने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को सजाया था। किसके अनुसार सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। पूछता है कि मेंडलीपी ने तत्वों को किसके अनुसार सजाया, तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार इसको क्या किया था, व्यवस्थित किया था। ये मेंडलीपी की आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा कि सर कौन सा आवर्त सारणी लगा दी, नहीं भाई ये मेंडलीपी की आवर्त सारणी है। और उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी। उन्होंने बोला था कि आगे तत्व खोजे जाएंगे, उन्होंने अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान भी छोड़ दिया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए करा गैल्वेनाइजेशन होता है, तो क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर एल्युमिनियम का निक्षेप, लोहे पर तांबा का निक्षेप, लोहे पर टीन का निक्षेप, या लोहे पर जस्ता का निक्षेप। तो लोहे पर जस्ता का निक्षेप ही होता है गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जस्ता का परत चढ़ा देना ही कहा जाता है क्या, गैल्वेनाइजेशन। तो आपसे पूछेगा लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के सिद्धांत पर काम करता है। सर पेरिस्कोप का यूज क्या करते हैं, पेरिस्कोप का यूज दूर समुद्री जहाज को देखने के लिए किया जाता है। जो नौसेना हमारे हैं वो दुश्मन का जो क्या गतिविधि दूर में हो रहा है उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज करते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए अगला सवाल, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं, यानी कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं, तो इसको कहते हैं बल्केनाइजेशन। बल्केनाइजेशन। आपसे सवाल पूछेगा कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं, तो बल्केनाइजेशन। बल्केनाइजेशन, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं बल्केनाइजेशन। क्या कहते हैं दोस्त? बल्केनाइजेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, रबर को सल्फर के साथ, ये सल्फर होगा, गलत टाइपिंग है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को बल्केनाइजेशन कहते हैं। बल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक बोला जाता है किसको? सल्फर को। ठीक है, इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने पर रबर से संबंधित बहुलक को, यानी कि जो बहुलक होते हैं, जो पॉलीमर होते हैं, उसको अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। यानी कि बहुलक को अधिक टिकाऊ पदार्थ में क्या किया जाता है? बल्कनीकरण करके बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कह रहा है, किसी जीव से पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। किस जीव से पौधे एवं जंतु, यानी कि दोनों प्रकार के, यानी पौधा का भी लक्षण और जंतु का लक्षण दोनों पाए जाते हैं। या यही सवाल आपसे पूछ देगा, जंतु और पौधे के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो जंतु और पौधे के बीच की कड़ी को कहते हैं युगलीना। क्या कहते हैं? युगलीना। क्या है? युगलीना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। युगलीना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इस जंतु और पादपों के बीच की योजक कही जाती है, यानी बीच की कड़ी कही जाती है। युगलीना क्या है? युगलीना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है। युगलीना पूछेगा किस संघ का प्राणी है दोस्त? तो युगलीना जो है प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, जो जंतु और पौधे के बीच की क्या कहीं मानी जाती है? कड़ी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल देखिएगा। करा, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? यानी कि ऑप्शन में से सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा है रासायनिक रूप से? तो भाई ये जितना ऑप्शन दिया हुआ है, ये हैलोजन वर्ग समूह का दिया हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा सक्रिय होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। क्या होता है दोस्त? फ्लोरीन। इसको ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। ठीक है, ये ग्रुप आवर्त सारणी के ग्रुप 17 का समूह में आता है। और 17 में कौन? 17 वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? हाइलोजन समूह। क्या कहा जाता है? हाइलोजन समूह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हर एक प्रत्येक बच्चा जानता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये तो हर कंपटीशन वाला बच्चा मारेगा जी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रकार हमारा जो सारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।